हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास अकाउंट्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है। चैप्टर का नाम है जर्नल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये हमारा हर चैप्टर के लिए एक तरीके का बेस बनता है। क्योंकि अगर जर्नल हमें नहीं आती तो हमारे को बाकी के किसी भी चैप्टर में आसानी नहीं फील होगी, सब लगेगा कि ये क्या हो रहा है। तो जर्नल अपने पास हमने बहुत ध्यान से करना है, और अगर जहां पे भी डाउट आए तो पूछते हुए चलना है। ये नहीं करना कि ये डाउट छोटा है, ये डाउट में पता नहीं कितना सही पूछ रहा हूं कितना गलत। जो आ रहा है पूछो, क्योंकि जिसको डाउट आएगा वही और वो पूछ लेगा, उसी का ही क्लियर होगा। जो मन में रखेगा वो आगे तक फाइनल लेवल तक अपने पास से डाउट लेके जाने वाला है। ठीक है, तो हमने अपने डाउट्स जो हैं यहीं पे क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जर्नल क्या है? जर्नल एक लेजर वर्ड है, मतलब एक लैटिन वर्ड है। इसका बेसिकली मतलब होता है सिंपली एक रजिस्टर जिसमें हम चीजें रिकॉर्ड करते हैं। जैसे अगर तुमसे जिस नोटबुक में तुम नोट कर रहे हो चीजें, क्वेश्चन नोट कर रहे हो, ये भी क्या है? एक जर्नल ही है। ठीक है, तो जर्नल बेसिकली एक बुक है जिसके अंदर आप चीजें रिकॉर्ड करते हो। तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं, आप उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हो, उनको क्या बोलते हैं? हम अपने पास जर्नल बोलते हैं। अब जर्नल जो होती है इसको बोलते हैं हम बुक ऑफ प्राइम एंट्री। प्राइम का मतलब होता है सबसे पहला। जैसे तुम्हें याद हो स्कूल में बोलते थे, जब तुम लोग केजी फर्स्ट इन सब चीजों में, एलकेजी यूकेजी इनमें होते थे, तो कहते थे प्राइमरी क्लासेस है। तो प्राइमरी का मतलब क्या होता है? जो छोटे लेवल की क्लासेस होती है, जो बिल्कुल शुरुआती क्लासेस होती हैं, उनको बोलते हैं प्राइमरी। तो बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री का क्या मतलब है? कि वो बुक जिसके अंदर सबसे पहले चीजें रिकॉर्ड होती है, कहीं और नहीं रिकॉर्ड होती, जहां पे वहां सबसे पहले इसी बुक में रिकॉर्ड करता है। ठीक, आगे ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर समझते हैं हिमानी? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस में जिस तरीके से जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई है, तो जो ट्रांजैक्शन पहले होगी पहले वो रिकॉर्ड होगी, बाद वाली उसके बाद रिकॉर्ड होगी। तो यानी कि हम इनको सीक्वेंस में रिकॉर्ड करते हैं, या मैं कह सकता हूं इनको हम डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जिस दिन जो ट्रांजैक्शन हुई आप उस दिन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे। तो अगर एक ही दिन में 10 ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो जो ट्रांजैक्शन सबसे पहले हुई फिर पहले वो रिकॉर्ड होगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर ऐसे करके 10वीं ट्रांजैक्शन। तो इनको हम डेट वाइज रखते हैं और इनका आगे पीछे नहीं करना होगा। ठीक है, आगे ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड टू द लेजर accounts from journal। ट्रांजैक्शन जो हैं वो जर्नल से निकल के पोस्ट की जाएंगी लेजर अकाउंट्स में। मतलब लेजर अकाउंट्स बाद में बनेंगे, पहले बनाया जाएगा जर्नल अकाउंट। ठीक है, ये तो तुम्हें पहले भी बताया जाता है स्कूल में भी, जिसने भी कॉमर्स ले रखी थी। ठीक, चलो अब एक बार देखते हैं ब्रीफ में जल्दी से जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है। सर जर्नल और जर्नल एंट्री में फर्क होता है क्या? हाँ, लो भाई ये भी कर देते हैं क्लियर। जर्नल होता है जो बुक होती है। ठीक है, जर्नल एंट्री क्या होती है? जो ट्रांजैक्शन है जो रिकॉर्ड की जा रही है। ट्रांजैक्शन व्हेन रिकॉर्डेड। मतलब सर जर्नल वाली बुक में ही जर्नल एंट्री करते हैं इस टाइप से ना? इन जर्नल ट्रांजैक्शन व्हेन रिकॉर्डेड इन जर्नल इट इज कॉल्ड
जर्नल एंट्री, और एक होता है जर्नलाइजिंग। तो ये क्या हो गया? प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री इन अ जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ जर्नल एंट्री in a journal is called journalizing. ठीक है, चलो अब देखते हैं हम अपने पास फॉर्मेट ऑफ जर्नल। तो पहले यहां डालते हैं एक कॉलम डेट का, अगला कॉलम पर्टिकुलर्स, LF और डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, तो ये होता है इसका फॉर्मेट। तो यहां पे डेट में तो ऑब्वियसली दिख रहा है, क्या समझ में आ रहा है कि हमने डेट लिखनी है कि किस दिन ट्रांजैक्शन हुई है। ठीक, ये वेट नहीं करना कि पैसे कब गए हैं, हमने सिंपली देखना है ट्रांजैक्शन कब हुई है। जैसे सेल या परचेज कर रहे हो आप सामान, तो वक्त पैसे बाद में दिए जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जब पैसे दिए जाएंगे तब उसकी अलग एंट्री की जाएगी। जब आपने सेल या परचेज किया है, भले ही पैसे ना गए हो, आप उस दिन रिकॉर्ड करोगे। ठीक, फिर क्या लिखोगे पर्टिकुलर्स में? यहां लिखोगे हम जर्नल एंट्री। जैसे अभी जर्नल एंट्री एक एग्जांपल के तौर पर लिख के दिखा देता हूं। गुड्स अगर परचेज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे? परचेजेस डेबिट टू कैश। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, परचेजेस के साथ ही यहीं डेबिट लिख देते हैं। नहीं, डेबिट हमने बिल्कुल लास्ट में लिखना है। फिर कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि वो ये टू कैश यहां लिख देते हैं। नहीं लिखना है, यहां पे हमने कहां लिखना है? आगे करके लिखना है। ठीक है, इसका एक रीजन है। अगर मैं सारा एक ही जगह पे एक के नीचे एक लिखता चला जाऊंगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मैं क्या डेबिट कर रहा हूं, क्या क्रेडिट कर रहा हूं। आगे लिखने का पर्पस ये है कि आपको आइडेंटिफाई हो सके कि भैया डेबिट क्या हो रहा है और क्रेडिट क्या हो रहा है। ठीक, आगे जर्नल एंट्री के नीचे आप लिखते हो एक नरेशन। नरेशन क्या होती है? ये बताती है कि आपने चीज जो रिकॉर्ड करी है वो क्या है, किस चीज का, हल्का से एक एक्सप्लेनेशन देना है। तो जैसे हमने यहाँ पे सामान खरीदा है उसकी एंट्री है, तो नीचे नरेशन लिखी जाएगी, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश। कुछ भी और करो, अगर गुड्स सेल करें तो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, फर्नीचर परचेज किया फर्नीचर परचेज, बिजली का बिल पे किया इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, सैलरी पे करी सैलरी पे। छोटी सी एक नरेशन लिखनी जरूरी है। आगे डेबिट में तुम लिखोगे यहां पे अमाउंट ऑफ डेबिट और क्रेडिट में लिखोगे अमाउंट ऑफ क्रेडिट। तो क्रेडिट हमेशा इधर की साइड पे लिखा जाएगा, एक के नीचे एक नहीं लिखना है। कुछ बच्चे एक के नीचे एक लिख देते, डेबिट के नीचे डेबिट ही और क्रेडिट के नीचे है तो क्रेडिट, एक डेबिट इधर क्रेडिट साइड इधर। ठीक है, और यहां पे हम जो भी तारीख आ रही है वो तारीख पे एंट्री पास कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान रखना, बच्चों को जर्नल का चैप्टर बहुत आसान लगता है, किसी किसी को बहुत आसान होता है, किसी किसी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वो कहते हैं कि सर क्या हमें एग्जाम में जर्नल का फॉर्मेट बनाना है? तो देखो, इतना जरूरी नहीं कि जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, बट अगर तुम्हारी हैबिट है कि आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा लिख देते हो, जैसे परचेज के नीचे से ही कैश, परचेजेस के बिल्कुल बगल में डेबिट लिख देते हो, तो फिर क्या करो, फॉर्मेट बनाना लग करो। फॉर्मेट बनाने से क्या होगा, तुम्हारे को वो जो पेपर है एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको दिखाई देगा। अब क्या जर्नल का एग्जाम में सवाल आता है? आंसर इज नो। तो फिर हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो एक चैप्टर है तुम्हारे सिलेबस में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जर्नल एंट्री आती है।
और मान के चलो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का आराम से 5 या 10 नंबर का तो सवाल आएगा ही आएगा। ई वाला जो अटेम्प्ट है अभी वाला नवंबर 22 वाला जो है, इसके अंदर भी पूछा गया है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पूरा एक सवाल। ठीक है, तुम जाके चेक कर लेना, मिल जाएगा तुम्हें नवंबर 2022 का पेपर। हर पेपर में जर्नल एंट्री आती है, तो वो जर्नल तुमसे डायरेक्टली यहां जो हम कर रहे हैं ये वाली नहीं पूछेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में जर्नल जनरेट पूछते चल जाएंगे। और सिर्फ रेक्टिफिकेशन में नहीं, किसी भी और चैप्टर में पूछ सकते हैं, डेप्रेशन में पूछ सकते हैं, पार्टनरशिप में पूछ सकते हैं, शेयर कैपिटल में तो जर्नल एंट्री ही चलती है। अगर 12th याद करो तुम लोग अपनी, तो शेयर कैपिटल में तो पूरा जर्नल एंट्री का ही सवाल था। ठीक है, तो जर्नल हमारे लिए बहुत सिग्निफिकेंस रखता है। ठीक है, अब इसमें जैसे जैसे ट्रांजेक्शन चल जाएगी हम ये रूल्स फॉलो करते हुए चल ले जाएंगे। ठीक है, अच्छा तो सर अब इसके जरा स्टेप्स भी बता दो, ये प्रिपेयर कैसे होगी। तो लिखना शुरू करेंगे, स्टेप्स इन जर्नलाइजिंग। तो सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स अफेक्टेड। जनरल एंट्री आती नहीं है। नेक्स्ट, classify these accounts, classify these accounts into assets, comma liabilities, comma incomes, comma or gains। Third, identify the rule of assets, liabilities, incomes or gains। नीचे रूल लिखेंगे, असेट का रूल है बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। लायबिलिटी का रूल है बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। इनकम का रूल है बढ़ेगा तो क्रेडिट, घटेगा तो डेबिट। एक्सपेंसेस का रूल है बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। और चौथा स्टेप रहेगा पास द जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आओ एक एक करके। जब सबसे पहले हम क्या करेंगे, काफी बच्चे तो ट्रांजैक्शन देख के यही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि कौन से 2 लेजर पिक करने हैं, 3 लेजर पिक करने हैं। ठीक है, तो अगर वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल है। तो हमें क्वेश्चन पढ़ना है और निकालना है उसमें से कम 2 अकाउंट, जिसमें एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स अफेक्टेड। अब जब तुमने उनमें से वो नाम निकाल ले कि भैया हाँ एक ये, उसके बाद देखना है कि वो जो तुमने नाम चूज किए वो असेट है, लायबिलिटी है, इनकम है या गेन्स गलती से लिख दिया एक्सपेंसेस। गेन्स गलती से लिख दिया, उसको ठीक कर लो। और एक्सपेंसेस।
ठीक, तो हमने आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या है। उसके बाद जब हमने ढूंढ लिया कि यार ये चीज एक असेट है और ये चीज मान लो एक एक्सपेंस है फॉर एग्जांपल, तो फिर देखना है कि असेट और एक्सपेंस का रूल क्या है। असेट एक्सपेंस का रूल क्या है? असेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट, घटेगा क्रेडिट, जो भी है। तो हमने वो देखना है असेट बढ़ रहा है या घट रहा है। तो वो जो अगर बढ़ रहा होगा तो उस असेट को जो तुमने नाम आइडेंटिफाई किया है वो डेबिट हो जाएगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। या फिर अगर लाइबिलिटी इनकम है, कुछ भी और है, तो डिपेंडिंग कि वो बढ़ रहा है या घट रहा है, हम ऑटोमेटिकली वो रूल लगाएंगे और चौथा काम वो जर्नल एंट्री अपना पास हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये 4 मेजर स्टेप्स हैं जर्नलाइजिंग के जो हमारे को करने। तो सबसे पहले अकाउंट्स का नाम, फिर अकाउंट्स कौन सा है, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, फिर जब आइडेंटिफाई हो गया कि असेट है और मान लो एक लायबिलिटी है तो फिर उसका रूल क्या है, वो बढ़ रहा है घट रहा है, एंड लास्ट जर्नल एंट्री पास होगी। ठीक है, चलो तो अब हम अपने पास एंट्रीज करना शुरू करेंगे कि करके। ठीक, अच्छा एक चीज मैं और एक जल्दी से चीज डिस्कस कर देता हूं। हमारी 2 तरीके की जर्नल एंट्री होती हैं, टाइप्स ऑफ जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री 2 तरीके की होती हैं। एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री और एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री या कंपाउंड एंट्री। तो कोई बता सकता है सिंपल जर्नल एंट्री कौन सी थी? जो भी करें, मतलब सर जो डेबिट क्रेडिट सिंगल सिंगल होगा तो। अच्छा, और कंपाउंड? सर जिसमें 2 एंट्री को मिक्स करके बनाएंगे। 2 एंट्री को मिक्स करके बनाएंगे। हाँ, जैसे कि बताओ। सर जैसे कैश दिया और मतलब कैश गया और एक्सपेंस हुए जैसे रेंट में भी और बिजली के बिल में भी, तो इन दोनों का अलग अलग एंट्री को छोड़ के एक में कर देंगे। तो तू कहना चाह रहा है कि सिंपल जर्नल एंट्री वो है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। कंपाउंड जर्नल एंट्री कैसी जर्नल एंट्री है जिसमें मोर देन 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड, 2 अकाउंट से ज्यादा अफेक्ट हो जाते हैं। ठीक, तो लिखो ओनली 2 अकाउंट्स आर affected that is one is debited and other is credited। और कंपाउंड जर्नल एंट्री में more than 2 accounts, more than 2 accounts are affected। ठीक, तो अगर जर्नल एंट्री पूछो तो फॉर एग्जांपल इसकी जर्नल एंट्री एग्जांपल के तौर पे क्या हो सकती है? मान लो हमने माल कैश में खरीदा तो हम जर्नल एंट्री पास करेंगे परचेजेस डेबिट टू कैश। अगर माल हमने उधार पे खरीदा, सॉरी कैश में खरीदा, ये हो गई सिंपल जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या हो गई? जहां पे मान लो हमने कैश में खरीदा कुछ माल और कुछ माल उधार पे खरीद लिया, या कुछ माल की पेमेंट कैश से करी, कुछ माल की पेमेंट चेक से करी, तो एंट्री क्या बन सकती है फिर? परचेजेस डेबिट टू कैश, और मान लो कुछ बैंक से पेमेंट करी तो टू बैंक। तो मान लो माल 500 खरीदा, 250 रुपये कैश दे दिया और 250 रुपये बैंक से दे दिया, तो इसके अंदर 2 से ज्यादा अकाउंट्स अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये हो गया कंपाउंड, और इसमें सिर्फ 2 हो रहे हैं तो ये हो गया सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है जी, चलो अब अपने पास सवाल शुरू करते हैं एक एक करके कि एंट्रीज क्या क्या आएंगी।
जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट पॉइंट, लिखो, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹5 लाख। राम ने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में उसने कैश डाला, ठीक है। तो राम हो गया ओनर और उसने बिजनेस में कैश डाला है। तो सबसे पहला स्टेप क्या हमारा, आइडेंटिफाई द नेम्स ऑफ द अकाउंट्स, नाम। तो कौन से नाम दिख रहे हैं तुम्हें? 2 नाम चाहिए हमें कम से कम, तो राम और कैश। एक तो कैश और दूसरा दिखता है राम। बट राम का नाम कभी भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि राम क्या है, ओनर है। तो जो ओनर है उसका नाम ना लिख के उसके पैसे को रिप्रेजेंट करेंगे हम कैपिटल से, ठीक है। तो राम जो ओनर है उसका नाम कभी भी नहीं लिखोगे। तो 2 अकाउंट्स क्या हैं, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। तो पहले हमने ये आइडेंटिफाई किया कि क्या क्या है। अब हमने इसके बाद क्या ढूंढना है कि ये क्या है, असेट, लायबिलिटी, इनकम या एक्सपेंस। तो कैश क्या है एक बिजनेस के लिए, एसेट है। और कैपिटल क्या है एक बिजनेस के लिए, लायबिलिटी। तुमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। इसके बाद अगला स्टेप है, तुम्हें ये देखना है कि बिजनेस का असेट या लायबिलिटी के साथ क्या हो रहा है, असेट या लायबिलिटी बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो बताओ, बिजनेस के पास कैश पहुंच रहा है, उसका असेट बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। असेट बढ़ेगा तो डेबिट। बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है, बढ़ रही है क्योंकि उसने बिजनेस ने ओनर को चुकाना है। तो लायबिलिटी बढ़ी, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश डेबिट टू कैपिटल। ₹5 लाख। नरेशन डाल दी, फॉर बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ठीक, अगला, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, बैंक 1 लाख, फर्नीचर 70,000, लैंड 5 lakhs, ठीक है। तो राम ने बिजनेस की शुरुआत करी, बट शुरुआत में क्या क्या डाला उसने, घर से अपने लाया, वो कैश लाया घर से, बैंक बैलेंस लाया, फर्नीचर लाया और लैंड लाया। तो हमने आइडेंटिफाई करना है सबसे पहला काम, नेम ऑफ अकाउंट्स। तो कौन से अकाउंट्स तुम्हें दिख रहे हैं, कैश, बैंक, फर्नीचर, लैंड, और कोई, राम। पर राम का नाम तो लिखना नहीं, तो क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो आओ एक एक करके पहले लिख दें। पहला है हमारा कैश, फिर है बैंक, फर्नीचर, लैंड और राम की जगह पे कैपिटल। तो आइडेंटिफाई करना है कि ये चीजें क्या है। तो कैश एक बिजनेस के लिए क्या है, एसेट, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, लैंड और कैपिटल
कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। अब हमने आइडेंटिफाई करना है इनके रूल। तो बताओ, बिजनेस के पास कैश, बैंक, फर्नीचर, लैंड ये सब आ रहा है, तो उनका असेट बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। और असेट बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। और बिजनेस की लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो एंट्री क्या मिली? ये सब जो चार खाते हैं ऊपर वाले, ये डेबिट टू कैपिटल कर दो। कैश डेबिट, बैंक डेबिट, फर्नीचर डेबिट, लैंड डेबिट टू कैपिटल। अब कैश है 50,000, बैंक है 1,00,000, फर्नीचर है 70,000, लैंड है 5,00,000। तो कितना हो गया ये? 7,20,000। नरेशन डाल दो। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक, फर्नीचर, लैंड। कैपिटल डाल दें सिस्टम। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, बैंक, फर्नीचर, लैंड। नेक्स्ट आगे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश 80,000। चलो आइडेंटिफाई करो अकाउंट्स कौन से? कैश और फर्नीचर। तो लिखते हैं, एक अकाउंट है हमारा फर्नीचर और दूसरा है कैश। तो बताओ, फर्नीचर एक बिजनेस के लिए क्या है? असेट। और कैश क्या है? एसेट। फर्नीचर खरीदा है और कैश पे करा है, तो फर्नीचर जो असेट है ये बढ़ रहा है घट रहा है? बिजनेस के लिए फर्नीचर बढ़ रहा है घट रहा है? बढ़ रहा है। असेट बढ़ेगा तो डेबिट। और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, पे कर रहे हैं, तो कैश कम हो रहा है, असेट कम होगा तो क्रेडिट। जर्नल एंट्री मिल गया हमें। फर्नीचर डेबिट टू कैश 80,000। नरेशन डाल दो, फॉर फर्नीचर परचेज्ड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, पेड रेंट ₹8,000। रेंट पे करा 8,000 रुपए। बताओ क्या होगी? क्या अकाउंट्स कौन से? रेंट और दूसरा कैश। पे किया है तो कैश गया होगा, तो लिखा नहीं है फिर भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम। तो एक रेंट का खाता और एक कैश का खाता। तो सोचो, बिजनेस के लिए रेंट क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। और कैश क्या है? असेट। ठीक। तो रेंट जो है ये खर्चा बिजनेस का बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर रेंट पे किया तो हमारा जो रेंट की लायबिलिटी वो तो कम होगी ना,
तो कम होना चाहिए, रेंट पे करने से कम हो गया हमारा, अब नहीं देना। तो मैं कहना चाह रहा हूं रेंट पे करने से तुम्हारी लायबिलिटी कम हो रही है, बट तुम्हारे खर्चे तो हो ही रहे हैं ना। तो जो खर्चा पहले था जितना उससे और बढ़ गया, अब तो तुमने रेंट और ज्यादा दिया है। तो इसको ऐसे समझना, ये मत समझना कि रेंट पे करने से तो अब चुकाना नहीं, अब तो कम हो गया, पैसे तो कम देने तो कम हुए हैं, वो लायबिलिटी है। ठीक, अच्छा कैश जो असेट है बिजनेस का, बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। पे करोगे तो कम हो जाएगा, तो एंट्री बनी रेंट डेबिट टू कैश 8000। नरेशन डाल देना पेड रेंट। नेक्स्ट 5th पॉइंट, परचेज्ड गुड्स फॉर 50,000 अगेंस्ट चेक। हमने गुड्स खरीदे हैं 50,000 के अगेंस्ट चेक। तो आइडेंटिफाई करना है हमने अकाउंट्स कौन से, तो बोलो। बैंक और चेक से है तो मतलब बैंक से पेमेंट हो रहेगी, तो एक बैंक, और दूसरा आता है दिमाग में गुड्स। ध्यान रखना, अगर सवाल में कभी भी लिखा है गुड्स, तो हम गुड्स कभी भी लिखने नहीं वाले अकाउंट में हमारे। हमने देखना है गुड्स के साथ हो क्या रहा है। गुड्स क्या किए जा रहे हैं? परचेज किए जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे? वर्ड परचेजेस। गुड्स कभी भी यूज नहीं किया जाएगा, तो परचेजेस। और दूसरा चेक से हो रहा है तो बैंक। सभी ऐसे बिल्कुल सर, ऐसे तो यहां पे भी करना चाहिए था। मैं इसी पे आ रहा था कि सर यहाँ पे परचेज फर्नीचर फॉर कैश है, तो हमें फर्नीचर क्यों लिखा है? हमें तो परचेज लिखना चाहिए था। तो जो वर्ड है परचेजेस, ये यूज किया जाएगा ओनली एंड ओनली फॉर गुड्स। आप कोई फिक्स एसेट खरीद रहे हो तो उसके लिए परचेजेस यूज नहीं करा जाएगा। परचेजेस ओनली एंड ओनली गुड्स के लिए यूज किया जाएगा। ठीक है, तो चलो परचेजेस और एक बैंक अकाउंट। अब बिजनेस ने माल खरीदा, गुड्स खरीदे, तो परचेज जो कर रहे हैं वो क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। एक्सपेंस। बिजनेस जो सामान खरीदता है वो इसलिए खरीदता है ताकि आगे बेच सके। गुड्स जो होते हैं वो आगे बेचने के लिए खरीदे जाते हैं। फर्नीचर और लैंड बिल्डिंग ये सब परचेस की जाती है ताकि रखा जाए। तो जो गुड्स हैं ये आगे चल के बेच दिए जाएंगे, तो ये एक्चुअली में ये खर्चा है। ठीक है, असेट मत मान लेना। और बैंक क्या है एक बिजनेस के लिए? बैंक बैलेंस, असेट। माल खरीदने से बिजनेस का खर्चा बढ़ गया या घट गया? बढ़ गया। ये मत कहना फिर से कि सर खरीद ले तो पैसे तो चले गए ना, अब तो कम हो गया। ऑलरेडी है तो तब भी एसिडिटी कराएगा? नहीं, जब तू उसको बेचने के लिए रख रहा है, जब अगर ईयर एंड पे, साल के एंड पे अगर बच जाएगा, जो बच गया वो असेट है। और बिजनेस का खर्चा बढ़ा, बैंक बैलेंस बिजनेस का बढ़ा या घटा? घटा, तो वो हो गया क्रेडिट। एंट्री बन गई परचेजेस डेबिट टू बैंक। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या हम एग्जाम में इस तरीके से एंट्री कर सकते हैं कि परचेजेस आइडेंटिफाई कर लिया? तो पहले बात तो मेरा सवाल तो जवाब तुमसे ही है कि आएंगे ही नहीं। जर्नल एंट्री पे सवाल ऐसा आएगा ही नहीं। जर्नल एंट्री पे मैंने बता दिया रेक्टिफिकेशन का सवाल आना है। दूसरी चीज, ये अगर करने बैठ गए तो भाई समझ लो कि पेपर में तुम बस ये आइडेंटिफाई कर रहे हो। तो हमने एग्जाम में ये नहीं करना। हमारे को इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए जर्नल की कि हमारे को सिंपली एंट्री पता होनी चाहिए कि क्या होने वाली है। नेक्स्ट, छठा पॉइंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ₹1,000 इन कैश। बोलो, इंटरेस्ट रिसीव वो 1,000 रुपए कैश में, क्या अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं? अकाउंट्स कौन से?
ये जो इंटरेस्ट हो गया, कैश हो गया, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट रिसीव्ड, और दूसरा कैश। तो रिसीवेबल में अगर पेबल होता तो भी इंटरेस्ट पेबल हो जाता। मतलब इंटरेस्ट नहीं, पेबल भी जोड़ते। इंटरेस्ट पेड बोलते फिर हम इसको। बताओ, बिजनेस को इंटरेस्ट रिसीव हुआ, इंटरेस्ट रिसीव होना बिजनेस के लिए क्या है? असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। इनकम, पैसा आ रहा है उनको, और कैश क्या है उनके लिए? असेट। अब सोचो, इनकम उनकी बढ़ रही है या घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है क्योंकि पैसा आ रहा है। तो इनकम बढ़ रही है तो क्या करें? क्रेडिट। बिजनेस के पास कैश बढ़ रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है, पैसा आ रहा है, तो डेबिट। तो एंट्री मिल गई, ये डेबिट और वो क्रेडिट। तो कैश डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट, पेड टू अ क्रेडिटर, $5,000। हमने एक क्रेडिटर को पे करा। सर क्रेडिटर कौन होता है? तो क्रेडिटर होता है जिससे हमने माल उधार पे परचेज किया होता है। जिससे भी हम गुड्स उधार पे लें उसको बोलते हैं क्रेडिटर। जिसको हम माल उधार पे बेचें वो बनता है हमारा डेटर। तो पहला अकाउंट तो क्रेडिटर। दूसरा अकाउंट कौन सा होना चाहिए? कैश। अब क्रेडिटर बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि हमने उसको पैसे देने हैं। और कैश असेट। अब सोचो, क्रेडिटर को पे कर दिया है तो पे करने से बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ गई या घट गई? कम हो गई। यहां पे कम हुई है। कुछ बच्चे भी कहेंगे सर ऐसा तो हमने वहां पे भी किया था, वहां रेंट पे किया था। तो रेंट पे करने से रेंट की लायबिलिटी कम हुई थी, बट रेंट का जो खर्चा था वो बढ़ गया था। यहां पे हमने क्रेडिटर को पे किया। क्रेडिटर को पे करना कोई खर्चा नहीं है, क्रेडिटर को पे करना सिर्फ एक लायबिलिटी है बस। तो लायबिलिटी कम हो रही है, वो डेबिट। और कैश क्या हो रहा है? जा रहा है, तो वो भी कम हो रहा है, तो क्रेडिट। एंट्री बन गई क्रेडिटर डेबिट टू कैश। एंट्रीज आ रही है समझ कैसे कैसे बन रही हैं? जिसको नहीं आता था, अभिषेक तुझे तो तू कहता मुझे आती नहीं, आ रहा है समझ कैसे बनेंगी? आसान है। नेक्स्ट, sold goods for cash 90,000. Sold goods for cash 90,000. आइडेंटिफाई करो अकाउंट्स। एक तो गुड्स और दूसरा कैश। अब गुड्स हमने कभी लिखना नहीं, हम देखना गुड्स के साथ क्या हो रहा है। गुड्स बेचे जा रहे हैं तो तुम लिखोगे वर्ड सेल्स। परचेज किए जाएंगे तो परचेज, बेचे जाएंगे तो सेल। और दूसरा हो गया कैश। अब सोचो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस ने माल बेचा तो सेल करी। सेल करना क्या हुआ बिजनेस के लिए? इनकम हुई। कैश एक असेट हो गया। तो सेल करने से बिजनेस की इनकम बढ़ी या घटी? बढ़ी। इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, और कैश बढ़ा वो भी, तो इसलिए डेबिट। तो एंट्री बनी कैश डेबिट टू सेल्स।
नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू राम या टू रहीम 15,000। हमने रहीम को माल बेचा, तो अब यहां पे देखो ये नहीं लिखा कि कैश में या क्रेडिट पे, बस पार्टी का नाम दे दिया। तो अगर ऐसा होगा तो हम मानेंगे माल उधार पे बेचा गया है, ठीक है। अगर पार्टी का नाम दिया है और ये नहीं लिखा कि कैश में है या बैंक से है, कुछ नहीं लिखा, पता नहीं चल रहा, तो हम सिर्फ पार्टी का नाम देखते मान लेंगे कि माल उधार पे बेचा गया, ठीक। तो बताओ अकाउंट्स कौन से, एक सेल्स और दूसरा रहीम। क्या होगा? अब रहीम क्या है एक बिजनेस के लिए, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। सर एसेट होगा। हमें रहीम से पैसे मिलेंगे, आज नहीं बाद में मिलेंगे, तो रहीम क्या है हमारे लिए, कैश रिसीवेबल मतलब एसेट, असेट, क्योंकि वो डेटर बन गया हमारे लिए, हमने इसको माल उधार पे बेचा है, तो अब हम इससे पैसा लेंगे, फ्यूचर में फायदा होगा इससे। और सेल्स हो गई इनकम। तो बताओ रहीम जो हमारा एसेट है, उधार माल बेचने से बढ़ रहा है या घट रहा है? माल नहीं, रहीम जो असेट है हमारा वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, डेबिट। और सेल्स जो इनकम है वो क्या हो रही है, माल बेचने से इनकम भी हो रही है हमारी, और इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, एंट्री बन गई रहीम डेबिट टू सेल्स। नेक्स्ट, अभी तो बहुत है, अभी तो सिर्फ शुरुआत करी है, हम तो सरफेस को खुरच रहे हैं अभी। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन 18,000। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम मोहन 18,000। सर इसमें परचेज हो जाएगा एक मतलब गुड, तो अकाउंट कौन से, एक तो परचेजेस और दूसरा मोहन, क्योंकि पार्टी का नाम नहीं, पार्टी का नाम लिखा है, कैश क्रेडिट नहीं दिया, तो हम क्या मानेंगे, माल उधार पे परचेज किया हुआ है। तो पहला अकाउंट परचेजेस और दूसरा मोहन। तो परचेजेस माल जो खरीदते हैं वो क्यों खरीदते हैं, आगे बेचने के लिए। तो परचेजेस क्या है बिजनेस के लिए, सर क्या परचेजेस क्या बिजनेस के लिए, असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, एक्सपेंस, क्योंकि आगे बिक जाएगा वो। और मोहन क्या बना, लायबिलिटी, हमने उसको पैसा देना है। तो परचेजेस क्या करेंगे, तो खर्चे बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, माल खरीदने से बढ़ रहे हैं, खर्चे बढ़े तो, और लायबिलिटी बढ़ी है घटी, बढ़ी, क्योंकि पैसा चुकाना है। तो एंट्री बनी परचेजेस डेबिट टू मोहन। ठीक है, तो आज हम अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर और बहुत सारी जर्नल एंट्रीज हैं जो हमने करनी है। तो मीनवाइल जिनके पास भी जो भी कॉमर्स के थे, अपने पास 11th की बुक जरूर होंगी तुम्हारे पास, अभी तक तो शायद नहीं फेंकी होंगी, रद्दी नहीं बना होगा अभी तक तुम्हारे लिए वो खोलना, और उनमें सवाल होंगे तुम्हारे, वो शुरू कर लेना। घर जाके एंट्रीज तुम्हारे सामने क्वेश्चंस मिलेंगे,
उनमें यही करना, अकाउंट आइडेंटिफाई करना, नेचर आइडेंटिफाई करना, बढ़ रहा है घट रहा है रूल आइडेंटिफाई करना, जर्नलिस्ट करना शुरू करो। क्योंकि अगर 11th क्लास में तुम लोग जैसे बता रहे हो कि 11th क्लास में कोविड की वजह से ऑनलाइन क्लासेस चली हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं हुई है, तो उसमें फिर तुम्हारा ही फायदा है। और ऑनेस्टली बता रहा हूं, अभी तुम्हारे पास टाइम है कि तुम आराम से कर सकते हो। आगे चल के जैसे जैसे सब्जेक्ट्स की और डिफिकल्टी लेवल बढ़ता चला जाएगा, ये मुश्किल होता जाएगा कि ये नहीं देख पाओगे। तो आज जाओ घर पे और इनको शुरू करो अपने अपने पास, ठीक है। बाकी इसके अंदर भी और बहुत सारी एंट्रीज हैं, सारी कवर करेंगे क्लास में हम, और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करता है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय।